अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर ने एक नया बांडा फोड़ दिया। नवाज शरीफ ने हामिद मीर को अपने ही घर खाने पर बुलाकर हामिद मीर को जान से मारने की धमकी क्यों दी और हामिद मीर ने आगे से क्या रद्द-ए-अमल दिया। हामिद मीर ने आज बहुत खतरनाक इंकशाफात किए। ये नाज़रीन वीडियो दे। हामिद, आप कहते हैं कि एक दिन नवाज शरीफ ने आपको, नुसरत जावेद को और जफर अब्बास को नाश्ते पे बुलाया, बड़ा अच्छा नाश्ता था, और आपसे कहा कि आप रोजनामा पाकिस्तान की एडिटरशिप छोड़ दें। उनकी ऑफर क्या थी और वजह क्या थी? अब आप एक बहुत ही डेंजरस एरिया में दाखिल हो गए हैं। मैं नहीं हो रहा, ये आपके हामिद मीर की कहानी सफ़ा 41 में आपने जो फरमाया, जो आपने कहा, मैं अच्छा, उसी के हवाले से इसमें ऐसे है। ठीक है ठीक है। हाँ। नहीं, वो असल में ना वो आजकल की सूरत हाल में ना ये कहानी जो है ना, ये मेरे लिए बड़े मसाइल पैदा करेगी, लेकिन मैं एहतियात के साथ आपके सवाल का जवाब देता हूं। भाई देखे ना, ये नवाज शरीफ साहब लंदन की जिन प्रॉपर्टीज की वजह से नाहल हुए, उन प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने 1996 में मैंने एक कॉलम लिखा, और उनकी ये जो प्रॉपर्टीज हैं, उनकी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मेरे पास थे। फिर मेरे साथ एक और डॉक्यूमेंट आपके पास कैसे आ गए? डॉक्यूमेंट्स, अब ये सब कुछ तो नहीं ना मैं आपको बता सकता। तारीख कैसा ना हो, तारीख का ऐसा है, तो एक और भी गवाह है, सईद काजी, वो मेरे साथ अखबार का असिस्टेंट एडिटर था। उसको मैंने कहा तुम फीचर करो। वो और मैं, हम जो है वो मुख्तलिफ लोगों को मिले, मैंने कॉलम लिखा, उसने पूरा कलर पेज पे फीचर छापा साफ में, विद नहीं डेली पाकिस्तान। अच्छा ठीक है, विद डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, विद डॉक्यूमेंट्स। नवाज शरीफ ने क्यों कहा? नवाज शरीफ साहब बड़े गुस्से में थे। नवाज शरीफ साहब ने वो जो नाश्ते की टेबल थी, उससे मुझे कहा कि आप पाकिस्तान अखबार से इस्तीफा दे दें, ये आपसे अकबर भट्टी ने लिखवाया। मैंने कहा जी मुझसे कोई नहीं लिखवा सकता, मैंने इस पर इन्वेस्टिगेशन की है। कहते हैं आप अखबार छोड़ दें, पाकिस्तान छोड़ दें, मैं आपको नवाए वक्त का रेजिडेंट एडिटर लगवा देता हूँ। मैंने कहा आप एडिटरों की पोस्टिंग ट्रांसफर करते हैं? अगला सवाल हमारा आपसे यह है कि बकौल आपके, मैं कभी नहीं भूलूंगा, नवाज शरीफ ने हमें बुलाया और पूछा धमाका करूं या ना करूं। मुजीबुर रहमान शामी ने कहा ना करो, मजीद निजामी ने कहा धमाका कर दो वरना तुम्हारा धमाका हो जाएगा। अब सवाल यह है कि शामी साहब कहते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने मशरूत तौर पर हमायत की थी कि आप कर दें धमाका, और सऊदी अरब से बात करने की, अगर 4 साल का पेट्रोल हमें वो देते हैं बगैर किसी पैसे के, तब करेंगे। हकीकत है, जो मैंने उस वक्त सुना था मैंने उसी वक्त लिख दिया था, ठीक है। और जो मशरूत उन्होंने हो सकता है बात की हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खुद वहाँ पे थे नहीं वो। कौन? आप तो, आपने तो कोर्ट किया, मैं तो था, मौजूद था भाई। आप तो उनको भी कह रहे हो कि वो भी मौजूद थे, उन्होंने अपोज किया। वो कहते हैं ऐसी बात नहीं। किसने? मेरे दोस्त शामी साहब ने अपोज किया। हाँ, वो कहते हैं ऐसा नहीं है, मैंने मशरूत बात की। उनकी... आगे क्या ये हकीकत है कि मुशर्रफ ने 2007 में जजों की बहाली की तहरीक से मीडिया की तवज्जो हटाने के लिए लाल मस्जिद के मामले में मीडिया को इस्तेमाल किया? बिल्कुल सही बात है, इसका मैं आई विटनेस हूं। इसलिए कि मुझे लाल मस्जिद के अंदर जब सीज हुई थी, घेरा डाला हुआ था, तो मुझे एजाजुल हक जो है, उसने, वो उस वक्त मिनिस्टर था मजहबी अमूर का, तो उसने मुझे कहा यार ये कोई इशू नहीं है, ये जो मस्जिद के साथ तो कोई फड्डा नहीं है, तो ये किसने फड्डा पैदा किया है, तो ये मसला हल कराएं। मैंने कहा हाँ मसला हल कराएं। तो मैं और एजाजुल हक बैक डोर से, एक रास्ता था, हम उस रास्ते से गाजी अब्दुल रशीद और मौलाना अब्दुल अजीज के पास चले गए। हम जब उन्होंने कहा कि ठीक है कोई मसला नहीं है, तो आप हमारे पास आ गए, बड़ा शुक्रिया, हम मसला हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम निकल रहे थे तो उन्होंने कहा कि इधर जो मिलिटेंट्स हैं मस्जिद के अंदर, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो आपके मिलिटेंट्स हैं। आपसे बड़ा आपके? नहीं, मेरे नहीं, हुकूमत के। अच्छा, तो ये तो गन पॉइंट पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है और इनकी तो शिफ्टें हैं। तो हम जब बाहर आ रहे थे तो एक राइडर जो है वो बाहर दरवाजे पे कोई खत दे के गया, और एक जो खादम था मौलाना अब्दुल अजीज साहब का, वो लेके आया। तो जब वो लेटर खोला गया तो वो वजारत मजहबी अमूर की तरफ से लाल मस्जिद को नोटिस दिया गया था कि आप ये जगह खाली करें, और मिनिस्टर साहब साथ खड़े हैं। अच्छा, मतलब इसका मतलब यह है कि मीडिया को इस्तेमाल किया गया। मीडिया को इस तरह इस्तेमाल किया गया कि परवेज, फिर जब ये सारी सिचुएशन का मुझे पता चल गया, और फिर जो उस वक्त सेक्रेटरी दाखिला थे कमाल शाह साहब, उन्होंने मुझे पूरी सिचुएशन बताई। वो कहते हैं जी कि ये जो मिलिटेंट्स हैं इधर लाल मस्जिद के, इनको हमने पकड़ा है और इनसे असला बरामद किया है, पकड़ के हमने इनको थाने में बंद कर दिया है। हमें फ़ोन आता है एक इदारे का, इनको छोड़ दो। हम उनको छोड़ते हैं, वो फिर जाकर लाल मस्जिद में बैठ जाते हैं। अब जनाब मैंने यही बात आर्मी हाउस में 10 साफियों की मौजूदगी में मैंने परवेज मुशर्रफ को सुना दी कि आप डबल गेम कर रहे हैं हमारे साथ। वो गुस्से में आ गया, उसने कहा भाई कमाल शाह से बात कराओ, कमाल शाह से बात कराओ। तो वो जनरल हामिद जावेद साहब जो है उन्होंने कमाल शाह से बात की, कमाल शाह ने कंफर्म कर दी, मैंने कंफर्म कर दी, मुशर्रफ साहब झाग की तरह बैठ गए। और उसके बाद फिर चौधरी शुजात साहब ने नेगोशिएशन शुरू की।
नेगोशिएशंस कामयाब हो गई, इसके बावजूद ऑपरेशन हो गया। आपने देखा कि मुझ समेत बहुत से अहले सहाफ़त ने जजों की बहाली को अपनी ज़िंदगी और मौत का मसला बना रखा था। अहमद साहब, जिस तहरीक को आपने अपनी ज़िंदगी और मौत का मसला बना रखा था, इसे हासिल क्या हुआ? कहा जाता है ये तो एक जनरल की दूसरे जनरल के खिलाफ एक जंग थी। देखिए, इस लॉयर्स मूवमेंट के दौरान आसिफ जरदारी साहब से मेरी बड़ी बहस होती थी, और यहाँ तक कि वो प्रेसिडेंट भी बन गए तो हम उनको कहते थे कि आप जजों को बहाल करें। हमने तो जिंदगी मौत का मसला बनाया हुआ वो तो मैं कह रहा हूँ ना, इस तरह करके मैं बात करता था उनके सामने, छोड़ूंगा नहीं, ये नहीं है, नो कॉम्प्रोमाइज है वो, आप कहते थे। हाँ, तो वो अब जरदारी साहब मुझे कहते थे, अच्छा ये बंदा जो है इफ्तिखार चौधरी तेरा हीरो, ये रिटायरमेंट के बाद जब पार्टी बनाएगा तो तू पार्टी में शामिल होगा। मैंने कहा ये मेरा हीरो बिल्कुल पार्टी नहीं बनाएगा, वो रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहा है। उसने कहा उसकी पार्टी का नाम होगा जस्टिस पार्टी, जब वो पार्टी बनाएगा तो तू टीवी पे आके ये ऐलान करेगा कि मैं गलत था और आसिफ जरदारी ठीक था। हाँ, मैं कर दूंगा। हाँ भाई, मेरा सवाल सुन ये ले। है कि ये एक जनरल की दूसरे जनरल के खिलाफ जंग थी। मेरा सवाल ये है, जंग नहीं थी, इसमें जनरल क्यानी साहब थे जो, हाँ, कैनी वर्सेस मुशर्रफ। नहीं, क्यानी वर्सेस नहीं था, क्यानी के साथ पूरी फौज थी। फौज जो है वो मुशर्रफ से तंग आ चुकी थी। ये एक रेपिटेशन थी, हिस्ट्री ने रिपीट किया था। जिस तरह याह्या खान ने फौज की मदद से अयूब खान को हटाया, उसी तरह जनरल क्यानी ने फौज की मदद से मुशर्रफ को हटाया। जनरल कैनी से आपके बड़े करीबी तल्लुकात थे, ये तल्लुकात कब बने? करीबी तल्लुकात नहीं थे, वो ऐसे था कि मेरी एक दो दफ़ा उनसे मुलाकात हुई थी जब वो कोर कमांडर रावलपिंडी थे, तो मुशर्रफ साहब पे अटैक हुआ, तो उसकी उन्होंने इंक्वायरी शुरू की। उन्होंने जो बंदे पकड़े हुए थे, मैंने ये कॉलम लिखा कि ये बंदे गलत पकड़े हुए हैं। तो आपको असल आदमियों का इल्म था? मुझे असल आदमियों का इल्म नहीं था, तो इनके बारे में आप कैसे कहते हो गलत पकड़े हुए? इसलिए कि उनको मैं जानता था। ये हर गलत आदमी को आप जानते थे? देखिए ना, अब मैं नाम ले लेता हूँ, वो इलियास कश्मीरी जो है जिसको उन्होंने पकड़ा था, तो मैंने कॉलम लिखा हो भाई ये वही इलियास कश्मीरी है जिसको 2-3 साल पहले तक आप कैश प्राइज दिया करते थे। उस पर मुझे क्यानी साहब ने बुलाया, और उनका जो क्यानी साहब का जो चीफ ऑफ स्टाफ थे वो थे ब्रिगेडियर कमर जवेद बाजवा साहब। आप पर खालिद ख्वाजा गालिबन उसका नाम है, और कर्नल इमाम के कत्ल का इल्ज़ाम लगा, तो आपने कहा कि कई सहाफ़ियों ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपकी किरदार कुशी की, मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। क्या आप उन सहाफ़ियों का नाम लेना पसंद करेंगे? क्या आप उस सहाफ़ी का भी नाम लेना पसंद करेंगे जिसने आपकी हमायत में बयान दिया? देखिए, ये सिर्फ खालिद ख्वाजा वाली बात है, कर्नल इमाम साहब की फैमिली इसमें शामिल नहीं है, और बल्कि कर्नल इमाम की जो फैमिली है वो उन्होंने मेरी अखलाकी तौर पे सपोर्ट की, मदद की। उनको तो सारी गेम का पता था ना। गेम ठीक है। गेम ये थी कि असलम बेग साहब की किताब पढ़ें आप, इक़्तिदार की मजबूरियाँ। असलम बेग साहब ने कर्नल इमाम साहब को कहा कि तालिबान की और अमेरिका की बात करवाएं, ठीक है। बीच में आ गए खालिद ख्वाजा साहब, और एक वो बीच में जर्नलिस्ट को ले आए, और मुझे तो खबर ही कोई नहीं है कि जनाब ये जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो इन्होंने जनाब कर्नल इमाम साहब। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।